हेलो। सबसे पहले तो मैं तमाम अपनी जो भी मेरी यूट्यूब की फैमिली और जो सब्सक्राइबर हैं फॉलो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों का प्यार मोहब्बत और आप लोग जितनी मतलब दिल से वीडियो को देखते हैं और आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, कोशिश पूरी होती है कि आपको वक्त पर रिप्लाई किया जाए। लेकिन अगर कभी लेट भी हो जाए बिज़ी शेड्यूल की वजह से तो उसके लिए माजरत, सॉरी। अब मैं आज का जो टॉपिक है वो है स्पाउस नेचर, कि स्पाउस की नेचर हम कैसे जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैं अब भी बता रही हूँ वीडियो के अंदर, ये एक जर्नल रीडिंग है जिसे हम बेसिक कहते हैं। लेकिन बर्थ चार्ट के अंदर हमें जब एक एक्यूरेसी अगर आप लोग कहें तो उसके लिए बर्थ चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, वो जब तक आपका बर्थ चार्ट कंप्लीट एनालाइज नहीं करेगा तो वो आपको 100% कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये एक जर्नली प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई प्लैनेट 7 हाउस में बैठेगा तो पार्टनर की नेचर क्या हो सकती है। लेकिन अगर उसी प्लैनेट को किसी दूसरी प्लैनेट के साथ कंजेक्ट कर रहा है और उसको कोई और प्लैनेट एस्पेक्ट्स भी कर रहा है तो उसका रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन आज हम एक जर्नल बात कर रहे हैं, इतना यानी ऐसा हो कि आप लोग अपने बर्थ चार्ट को उठाकर देखें तो आपको जनरली कुछ आइडिया हो जाए। पहली बात ये कि देखा जाए सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये तमाम प्लैनेट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सन है, मून है, मार्स है, मरकरी भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, राहु भी है, केतु भी है और वीनस रह गया है। ठीक है, ये तमाम प्लैनेट्स हैं। ये सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, केतु सैटर्न, राहु, केतु और वीनस। तो अभी हम चलते हैं। पहला घर, कोई भी आपका कोई भी लगन हो, असेंडेंट हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, टॉरस हो, विर्गो हो, कन्या लगन हो, वृश्चिक हो, वृषभ हो, चाहे वो धनु हो, चाहे वो आपका मेष हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। ये तो मैंने अभी मेष का किया हुआ है, वरना यहाँ पे कोई भी लगन का साइन आ सकता है। 8 नंबर आ सकता है, 10 नंबर आ सकता है, 12 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो जो लग्नेश होगा, आपका पहला घर जो आपका लग्नेश का होगा, उसके ऑपोजिट यानी कि ये 7th हाउस। 7th हाउस आपका क्या होता है? स्पाउस का हाउस होता है, यानी आपकी शादी का घर होता है। इसे मैरिज हाउस भी कहते हैं और यहाँ से बिजनेस डीलिंग भी देखी जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पाउस की। तो 7th हाउस आपके स्पाउस का होता है। पहला हाउस आप खुद होते हैं, आपकी नेचर क्या है, आपकी फिजिकली अपीयरेंस क्या है, आप नेचर वाइज कैसे हो, आप दिखते कैसे हो, पर्सनैलिटी कैसी है, हेल्थ कैसी है, यानी आप खुद क्या हो। 7th हाउस आपका पार्टनर। अक्सर बात हम नहीं कहते यार इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इन दोनों की मैरिज लाइफ में बड़ा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट। अब देखना पड़ता है कि 7th हाउस में प्लैनेट कौन सा बैठ रहा है, जो फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी को, आपके नेचर को यानी कि ज़्यादा तंग कर रहा है। आया कि वो न्यूट्रल है, आया कि वो मतलब वो अच्छा है, या वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब हम चलते हैं स्पाउस नेचर। देखिए ये है आपका फर्स्ट हाउस। ठीक है, अगर अभी मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं सन की, सन अगर 7th हाउस में अगर सन है तो सन की नेचर क्या है। सन अगर आपके, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, ठीक है, सन इन 7th हाउस। सन जब 7th हाउस में होता है तो ये जर्नली मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, अगर अलोन सन बैठा हुआ है, ये तमाम प्लैनेट्स जो अलोन बैठेंगे उनके ये रिजल्ट हो सकते हैं। अगर ये कंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर इनके रिजल्ट में थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, दूसरे प्लैनेट्स के भी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कंजेक्शन में फिर बहुत सारे योग बन जाते हैं और फिर रिजल्ट टोटल डिफरेंट हो जाता है। अगर सन आपके 7 हाउस में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैरिज को डिले भी करता है। अगर अर्ली मैरिज हो जाए बिफोर 30 तो मैरिज को अगर सन 7 हाउस में हो और अगर डेबिलिटेटेड हो तब या एग्जॉल्टेड हो तब भी, क्योंकि दोनों कंडीशन में सन की नेचर में लीडरशिप क्वालिटी है, एगोस्टिक नेचर होती है। तो पार्टनर की कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सन 7 हाउस में होगा तो पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा सन जब 7 हाउस में होता है तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है
आर्गूमेंट्स करने वाला भी हो और आपसे बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी नेचर में होगा अथॉरिटी करना। जैसे एक बंदा कहता है ना, आप अपने जिसका सन 7th हाउस में होता है उसमें समटाइम मियाँ बीवी में एक चीज़ ये होती है, मैं का लफ्ज़ जो आता है ना, हम कहते हैं मैं हूँ, आई एम द परफेक्ट। सन की क्वालिटी यहाँ पर होती है। अगर सन 7th हाउस में है तो पार्टनर अपनी हर बात में अपने आप को कहना कि आई एम अ परफेक्ट, मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें क्या मालूम है। डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे मोहब्बत के मामलात में ये रॉयल ट्रीटमेंट मांगेगा। यानी कि ये चाहेगा कि अच्छा, सन जब 7th हाउस में होता है तो स्पाउस की नेचर में थोड़ा बहुत दिखावा भी कहीं ना कहीं आता है। वो नेम फेम के पीछे बहुत जाता है, यानी उसकी नेचर में उसकी मतलब आप ये समझ लें कि उसका ऑब्सेशन भी हो सकता है, क्योंकि सन 7th हाउस में हो तो ये अगर हम लॉयल्टी की बात करें पार्टनर के साथ तो नो डाउट सन 7 हाउस में हो तो पार्टनर काफ़ी लॉयल भी होगा, लेकिन मियाँ बीवी की नेचर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर ईगो इश्यूज ना हो, अगर डोमिनेटिंग नेचर ना हो, लेकिन ये हो नहीं सकता है क्योंकि सन है और सन की नेचर में ईगो और डोमिनेटिंग नेचर तो रहती है, लेकिन ये तब तक रहती है अराउंड, आप ये समझ लें कि ये 35 ईयर। उसके बाद इनको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं भैया, शादी चलाने के लिए, कारोबार करने के लिए ईगो को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन नेचर वाइज सन वाले आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो वो अपनी करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। लीडरशिप क्वालिटी होगी, अपनी हुक्मरानी करना, फैमिली में चाहे बड़े हों या छोटे हों, वैसे ज़्यादातर बड़ों में देखे गए हैं, ये चलाती अपनी है। दूसरा, सन 7th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों का देखा जाए तो अपने फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप समटाइम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सन 7 हाउस में हो तो सम टाइम आपके स्पाउस को जो है नेम फेम के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ऑब्सेशन होना, या एक रॉयल ट्रीटमेंट वो इन लॉ से बहुत ज़्यादा चाहेंगे, या वो चाहेंगे कि मेरा पार्टनर जो है ना वो मेरी हाँ में हाँ करे, मुझे अप्रिसिएशन इनकी नीड होगी। अब हम बात करते हैं अगर मून हो, कौन हो, मून। अब अगर मून आपके 7th हाउस में है तो क्या रिजल्ट देगा। मून अगर 7th हाउस में होता है तो मून जो है वो बहुत इमोशनल प्लैनेट है। मून अगर 7th हाउस में है तो आपका पार्टनर लविंग केयरिंग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, मदर के साथ बड़ी अटैचमेंट होगी, और वाइफ के अंदर कहीं ना कहीं वो अपनी यानी मदर को सोच रहा होगा। मून जब 7th हाउस में होता है तो ये अक्सर औकात इनकी एक नेचर या इनके अंदर एक हिडन फीलिंग्स का है। ये कहीं ना सोचते हैं कि यार मेरी जो वाइफ है ना वो भी मेरी माँ की तरह हो, ऐसा ही मेरा ख्याल रखे, ऐसा ही मुझे प्यार दे। मून इन 7 हाउस पार्टनर की, स्पाउस के मूड स्विंग्स के इशू हो सकते हैं। मून इन 7 हाउस के अंदर पार्टनर लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल, छोटी छोटी बातों को भी वो दिल पे फील कर सकता है। मून इन 7 हाउस के अंदर अगर हो तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि मून है ना। लेकिन मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की कंडीशन रहेगी, क्योंकि मून है तो कभी ऊपर कभी नीचे ये कंडीशन रहेगी। लेकिन यहाँ पे पार्टनर जो है उसके साथ सिर्फ एक दिक्कत ये होती है, जब मून 7 हाउस में होता है, इनके स्पाउस को दिक्कत ये होती है, इनके मूड का नहीं पता चलता, कब ख़राब हो जाए, कब कौन सी बात बुरी लग जाए। छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें जो आपको, शायद मैंने कहा ना पहला घर आप है, आपको वो इतना फील ना हो, लेकिन आपका स्पाउस उस बात को बहुत ज़्यादा फील करने वाला हो। मून इन 7 हाउस में अब आप बताएं, मूड स्विंग्स का इशू के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हम ये भी कहते हैं समटाइम कि सोचने वाला बंदा मून इन 7 हाउस में होता है ना, तो ये लोग छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर राहु इसके साथ बैठ जाए तो फिर ये थोड़ी सी कंजक्शन नेगेटिव सेंस में भी चली जाती है, ठीक है। बट मून इन 7 हाउस मैरिज लाइफ को मैं ये कहूँगी कि 60% गुड, अगर इसमें राहु का या सैटर्न का कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। बाकी जो है ना, क्योंकि मून है, मून का काम है कभी वो ऊपर, कभी कम दिन का, कभी 14वीं का, तो इस तरीके से इनकी मैरिज लाइफ में स्पाउस की नेचर में 14वीं का चांद ढलेगा, जब चांद शुरू का होगा तो इनकी नेचर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा, मार्स जब आपके 7वें घर में होता है तो पार्टनर की नेचर में बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर होता है, ज़िद्दी होता है, छोटी छोटी बातों पे कभी गुस्सा आ जाएगा, क्विक एक्शन करेगा, जल्दी गुस्सा आएगा, थोड़ी देर के बाद गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, ब्रेव होगा, बहादुर होगा। और मार्स एंड 7 हाउस में माना कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन लॉयल होगा।
जब वो किसी से मोहब्बत करेगा तो शादी करेगा, लेकिन इसमें समटाइम सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे मार्स इन 7 हाउस में मांगलिक दोष भी आ जाता है, तो एक्सट्रीम लेवल की सेक्सुअल डिज़ायर भी इन लोगों में होती है। और सम टाइम मार्स इन 7 हाउस में ये भी देखा गया है कि जो पार्टनर की हेल्थ है वो भी ख़राब हो सकती है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में सम टाइम क्विक एक्शन लेना, जज्बात में आके मतलब गुस्से में आना, या यहाँ पे जब मार्स 7 हाउस में होता है तो इन्हें चाहिए कि 32 या 33 से पहले शादी ना करें, वरना सम टाइम इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज टूट भी जाती है बिफोर 30। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत जज्बाती होते हैं, यानी कि ये पैशनेट भी बहुत होते हैं पार्टनर को लेकर, लेकिन कभी कभार ये इतने जज्बात में आके ऐसा फैसला कर जाते हैं जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं समझती हूँ जब मार्स 7 हाउस में हो तो इन लोगों की शादी 32 33 के बाद गुड रहती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे इनको कभी भी गुस्सा आ सकता है, और गुस्सा समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ें उठाकर फेंक देते हैं, पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत जुनूनी हो जाते हैं समटाइम, और समटाइम पॉसेसिव नेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह करके समटाइम शक्की नेचर कह दें, ज़िद्दीपन कह दें, अड़ियल नेचर कह दें, तो कभी कभी इनका जो पार्टनर जो फर्स्ट हाउस जिस बंदे का होता है ना, वो इनसे तंग आ जाता है, तो ये क्विक एक्शन लेना। और समटाइम्स मार्स इन 7 हाउस में हो तो डोमेस्टिक या फिजिकली वायलेंस भी देखा गया है, तो इसलिए मार्स इन 7 हाउस की जो मैरिज लाइफ है वो आफ्टर 33 34 के बाद ही अच्छी होती है। मरकरी, मरकरी अगर 7th हाउस में है, तो मरकरी अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो ये यहाँ पर ये शो करता है कि समटाइम इनकी शादी अराउंड 30 31 32 में हो जाती है। मरकरी का ये एक चीज़ है कि मरकरी जब 7th हाउस में होता है तो समटाइम ये हो सकता है कि कोई कंसीविंग में या सेक्सुअली या कोई फीमेल को कोई ऐसा प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट यहाँ पे पार्टनर जो है वो इसकी पार्टनर की नेचर, जो पार्टनर की नेचर की बात करूँ, मरकरी इन 7 हाउस में बहुत अच्छे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, लॉजिकल बंदा होगा, अच्छा बिजनेस करने वाला बंदा होगा। और मैरिज लाइफ में ये मरकरी जब 7 हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं ये मैरिज लाइफ को एक मियाँ बीवी के बीच में फ्रेंडली पेयर भी बनाता है, यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप भी होता है। लेकिन सम टाइम इनकी जो कम्युनिकेशन अगर वो यानी कि रॉन्ग हो जाए, ऐसी कम्युनिकेशन हो जाए कि ये कुछ कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ पा रहे हैं, तो उस वजह से भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। इनका रिलेशनशिप तमाम जो डिपेंड करते हैं इनकी कम्युनिकेशन पे करता है, लेकिन मरकरी इन 7 हाउस में मैरिज लाइफ ज़्यादा ख़राब होते हुए नहीं देखी गई है। हाँ, उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता राहु की महादशा चल रही है और मरकरी साथ में घर में बैठा हुआ है, राहु का कहीं इन्फ्लुएंस आ रहा है, या मरकरी की कंजक्शन किसी मार्स के साथ हो गई है, या मरकरी और मार्स कंजक्ट करके साथ में घर में बैठे हैं, तो फिर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, यानी ऐसा बंदा जब बोलेगा तो बहुत ही कड़वा बोलेगा, एब्यूसिव बोलेगा, फिर पार्टनर मतलब समझ लें मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। लेकिन अगर अलोन मरकरी बैठा है तो यहाँ पे मरकरी अलोन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मैरिज लाइफ के हवाले से। पार्टनर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं चुलबुली होना, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, और बातों से अपनी पार्टनर को पटा लेना, जिसे कहते हैं ना किसी बातों का बड़ा घुन है, अभी 5-10 मिनट पार्टनर नाराज़ है ना, इसको पता होगा कि मुझे कैसे अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को डील करना है। और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और मैरिज लाइफ को भी देखा जाए, अलोन मरकरी मैं फिर कह रही हूँ। अच्छा, अगर जुपिटर इन 7 हाउस में बैठ जाए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, जुपिटर जब 7th हाउस में बैठता है तो जुपिटर 7th हाउस में बैठ के देखा जाए तो अगर जुपिटर ड्यूअल साइन में नहीं है, अब जुपिटर ड्यूअल साइन में क्या होता है कि अगर जुपिटर यहाँ पर सेजेंटेरियस साइन में, पाइसिस में, लिब्रा में, अगर ड्यूअल साइन में नहीं है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जुपिटर जब ड्यूअल साइन में हो जाता है तो समटाइम एक से ज़्यादा शादियां भी शो करता है। जुपिटर का बेसिकली 7th हाउस में मैरिज को कहीं ना कहीं सेफ भी करता है अगर अलोन जुपिटर है। अगर राहु जुपिटर 7th हाउस में बैठ गया तो फिर शादी में धोखा हो सकता है और मोहब्बत में धोखा हो सकता है, ऐसे लोगों को पार्टनर चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर अलोन जुपिटर 7th हाउस में बैठा है तो ये कहीं ना कहीं शादी में ब्लेसिंग देता है। स्पाउस की नेचर बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, अपने मज़हब पे बिलीव करने वाला होता है, पूजा पाठ करने वाला, या फिर हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से हो, मुस्लिम से हो, हिंदू, किसी भी धर्म से हो, वो अपने धर्म को मानने वाला होगा। प्लस उसके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, एजुकेटेड होगा, टीचिंग प्रोफेशन से हो सकता है, उसको लोगों को सिखाने में दिलचस्पी होगी। जुपिटर जब इन 7 हाउस में अलोन हो तो समटाइम ये अपने पार्टनर को टीच करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। अच्छी पोजीशन है जुपिटर इन 7 हाउस में, मैरिज लाइफ अच्छी रहती है अगर राहु का कोई या सैटर्न का एस्पेक्ट ना पड़ रहा हो, फिर मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सैटर्न की।
लेट सपोज यहाँ पर अगर सैटर्न आ जाए, तो सैटर्न इन 7th हाउस के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सैटर्न 7th हाउस में, अब अगर सैटर्न इन 7th हाउस में होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मैरिज नॉट गुड। हो सकता है कि सैटर्न इन 7th हाउस में जो आप शादी जल्दी करें वो ज़्यादा देर पा ना चल सके, टूट जाए, तो लेट मैरिज यहाँ पे गुड होती है। लेकिन मैं फिर बात कर रही हूँ कि सैटर्न अलोन होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा कि सैटर्न का अलोन होना बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरी है। अगर सैटर्न अलोन होगा तो ये रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर सैटर्न अलोन नहीं है तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। सैटर्न जब 7th हाउस में बैठा है तो लेट मैरिज गुड रहती है। पार्टनर की नेचर, सैटर्न इन 7th हाउस में जो पार्टनर होता है वो बहुत रिजर्व होता है, कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। सैटर्न जब 7th हाउस में होता है तो बाजू का ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा हो। अगर सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में है या 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी है तो यहाँ पे पार्टनर आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है। आप देखें बहुत सारे स्लैब्स हैं, जैसे मतलब आप अगर एग्जांपल में मैं लूँ, अगर ये आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट है या कैंसर असेंडेंट है, सॉरी कैंसर असेंडेंट है और 7वें घर में कैप्रिकॉन है, तो फिर पार्टनर थोड़ा सा बड़ी उम्र में हो सकता है। आप फिर किसी शादीशुदा से शादी, अक्सर औकात लोग क्या कहते हैं सैटर्न इन 7th हाउस में हो तो आपकी शादी किसी शादीशुदा आदमी से या डाइवोर्सी से होंगे। नो, बाज़ औक़ात आपके रिलेशनशिप किसी से ऐसे चल सकते हैं और वो सैटर्न की डिग्री पे भी देखा जाता है। अगर सैटर्न 7th हाउस में है और डिग्री वाइज वो बिल्कुल यंग कंडीशन के ऊपर बैठा हुआ है तो फिर हो सकता है कि आप किसी शादीशुदा से या डाइवोर्सी से शादी करें, लेकिन वहाँ पे एज गैप इतना नहीं होगा। अगर यहाँ पे 7वें घर का लॉर्ड जुपिटर है तो हो सकता है आप शादीशुदा से शादी करें लेकिन एज गैप ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे 7वें घर का लॉर्ड सैटर्न ही आ जाता है, लेकिन अगर कैप्रिकॉन में है तो फिर चांसेस बनेंगे। एक्वेरियंस में इतना नहीं बनेंगे क्योंकि एक्वेरियंस का लॉर्ड भी राहु है। तो सैटर्न इन 7th हाउस में पार्टनर लॉयल होता है, पार्टनर कमिटेड नेचर का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला होता है, रिजर्व नेचर का होता है, फिलॉसफी से रिलेटेड, लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड, इन प्रोफेशन से हो सकता है। तो ऐसा बंदा जिसका 7वें घर में शनि है, 7वें घर में सैटर्न है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि शादी करने के बाद इनका भाग्य यानी लक इनकी ओपन हुई है, पार्टनर इनको सपोर्ट करने वाला हुआ है। लेकिन शर्त यह है कि सैटर्न अलोन हो, सैटर्न राहु सैटर्न को एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, मून सैटर्न को एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, सैटर्न मून 7वें घर में ना बैठे हो, क्योंकि सैटर्न मून बैठेंगे तो फिर ये एक विष दोष बन जाएगा। लेकिन अगर अलोन सैटर्न बैठेगा तो उसका रिजल्ट बुरा नहीं होता, बल्कि सैटर्न अलोन 7वें घर में बैठे तो बंदे को बड़ा मिच्योर आफ्टर मैरिज पार्टनर सपोर्ट करने वाला होता है। ऐसा बंदा जिसके शनि 7वें घर में होता है ये शादी के बाद अपना कारोबार या बिजनेस में भी आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गुड प्लेसमेंट है, इनकी शादी लेट होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अगर राहु आ जाए, अगर 7वें घर में राहु आ जाए तो क्या करता है कि ये शादी अगर जल्दी हो जाए, यानी जल्दी का मतलब ये कि 22, 25 या 30 के करीब हो जाए, तो ये अर्ली मैरिज को थोड़ा ख़राब कर देता है। रिलेशनशिप इंटरकास्ट होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के या कास्ट के या कल्चर के लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं। राहु समटाइम 7th हाउस में हो तो मैरिज नहीं भी होती, समटाइम मैरिज नहीं होती, या समटाइम अगर मैरिज होती है तो डिले होती है या तो फिर अर्ली होती है तो वो टूट जाती है। तो राहु 7th हाउस में मैरिज को देखा जाए, जो इनका पार्टनर होता है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु इन 7th हाउस में इतना ज़्यादा अच्छा इंक्लूड नहीं किया गया। मैरिज लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सम टाइम इनका पार्टनर चीटर भी होता है, झूठ भी बोलता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल अफेयर भी चला रहा होता है। क्योंकि 7th हाउस में राहु आ जाए ना, क्योंकि राहु क्या है, धोखा, चीटर, फ्रॉड करवाना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, मिसलीड करना। तो कहीं ना कहीं इनका पार्टनर इनको धोखा दे रहा होता है, कहीं ना कहीं पार्टनर इनसे पैसों की गर्ज से, किसी लालच की गर्ज से इनसे शादी करता है। अगर राहु 7वें घर में है तो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर केतु 7वें घर में है तो यहाँ पे शादी या तो लेट होगी, शादी की तरफ आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, शादी का ना होना यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर शादी होगी तो पार्टनर आपसे डिटैच रहेगा, कैरियर ओरिएंटेड रहेगा, तो ये भी मैरिज कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाती है। दूसरा, केतु जब 7th हाउस में होता है तो जिस बंदे का केतु 7वें घर में होता है वो बंदा आफ्टर 40 ईयर के
या 36 या 40 ईयर के बाद वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। यहाँ पे मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग इतनी कोई ख़ास नहीं होती। जब भी केतु 7वें घर में होगा, पहली बात है आप शादी करने का ध्यान ही नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप में आएंगे डिटैच हो जाएंगे, फीलिंग्स नहीं हो पाएगी, या तो आपका पार्टनर जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो कुछ अरसे के बाद डिटैच हो जाएगा। आपके पार्टनर का जो मैथ्स है, केतु जब 7 हाउस में होता है तो उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। नेचर वाइज वो बंदा मटेरियलिस्टिक नहीं होता, वो या तो अपने काम कारोबार को लेकर या स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। यानी मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है, एक हम इसे कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत लेस होगी। ऐसे लोग अगर लव मैरिज भी कर लेना तो शादी के 6 महीने साल के बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं या कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मियाँ बीवी की जो एक लाइफ है बस वो एक कमिटमेंट के थ्रू चल रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके यानी कि 7वें घर के अंदर यहाँ पर वीनस आ जाए, अगर 7th हाउस के अंदर वीनस आ जाए तो वीनस यहाँ पे 7th हाउस में आपका पार्टनर को लग्जरी चीज़ों का शौक़ होगा, अच्छे खाना पीना, और उसके पास अच्छी लग्जरी चीज़ें भी होंगी। वीनस इन 7th हाउस में पार्टनर रोमांटिक खाना पीना और मीडिया से भी रिलेटेड हो सकता है। पार्टनर की नेचर में लव रोमांस के साथ साथ खाना पीना, ब्रांड्स कॉन्शियस, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वीनस अलोन हो तो फिर मैरिज जल्दी भी हो जाती है और मैरिज लाइफ में हार्मोनी भी रहती है। लेकिन अगर यहीं वीनस राहु वीनस बैठ जाए या केतु वीनस बैठ जाए या सैटर्न वीनस बैठ जाए, अगर सैटर्न वीनस बैठ जाए 7वें घर में तो फिर ये एक रिलेशनशिप तोड़वाता है, या तो शादी का तोड़वाएगा, मंगनी तोड़वाएगा, या लॉन्ग टर्म कोई भी रिलेशनशिप को तोड़वाएगा, फिर आपकी दोबारा शादी करवाएगा। लाइक एक शादी आपने 23-24 में की, वो टूट गई, या तो किसी का निकाह होके टूट गया, किसी की मंगनी होके लॉन्ग टर्म टूट गई। कोई कपल था वो 7-8 साल से रिलेशनशिप में था, सोच रहा था शादी करेंगे, नहीं हुआ। सैटर्न वीनस है ना, एक रिलेशनशिप को तोड़वाता है ये। उसके बाद ये अब सेकंड यानी कि जो इनकी अगर लेट मैरिज हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेट मैरिज भी इनकी 36 या 35 की एज में हो तो गुड है। अर्ली मैरिज में इनको कहीं ना कहीं मोहब्बत में एक दफ़ा झटका लाजमी लगता है, ब्रेक होता है। लेकिन लेट मैरिज के बाद इनका फाइनेंशियल गेन काफ़ी होता है। ऐसे लोग जब बिजनेस करते हैं तो फाइनेंशियली, यानी सैटर्न वीनस की कंजक्शन 7 हाउस में हो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो ये समझ लें बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, पैसों को अट्रैक्ट करना। और शादी के बाद लेट मैरिज में इनको फाइनेंशियल गेन भी होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो किसी हद तक समझ आई हो। मैंने कोशिश की है क्योंकि काफ़ी मिक्स हो चुका है, लेकिन इतनी कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि 7th हाउस में अगर प्लैनेट बैठा हो तो वो क्या रिज़ल्ट दे सकता है। अक्सर औक़ात लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और फिर अपना बर्थ चार्ट उठाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। देखें, अकेला वीनस जब बैठता है ना तो वो अकेला रिजल्ट देगा। जब वीनस के साथ राहु अगर बैठ गया कंजक्ट होकर 7th हाउस में, तो यही पार्टनर जो रोमांटिक और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होगा, यही बंदा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादीशुदा या दूसरी औरतों के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखेगा, यही शराब के अंदर भी जाएगा। ये भी राहु वीनस की कंजक्शन जब 7th हाउस में हो जाए तो समटाइम ये फाइनेंशियल बिजनेस में भी लॉस दे देती है। तो कहीं ना कहीं अलोन प्लैनेट, कोई भी अलोन प्लैनेट, चाहे सैटर्न है, वीनस है, केतु है, राहु है, सन है, मून है, डेबिलिटेटेड भी अगर होकर वो 7वें घर में अलोन बैठा है ना, वो इतने गंदे रिजल्ट नहीं देगा जब वो कंजक्ट किसी मैलेफिक प्लैनेट से कर लेगा। क्योंकि जब वो कंजक्ट करेगा तो वो दूसरे प्लैनेट के भी रिजल्ट देगा, आपके 7 हाउस के भी देगा। तो यहाँ पे फिर रिजल्ट हो जाते हैं मिक्स, और मिक्स जब रिजल्ट आते हैं तो इंसान की लाइफ में हलचल मचा देते हैं। क्योंकि कंजक्शन कभी भी अलोन नहीं बनेगी। कंजक्शन के लिए अब यहीं पे वीनस राहु बैठेंगे तो उनकी कंजक्शन से एक योग बन जाएगा, यहीं जुपिटर राहु बैठेंगे तो कोई योग बन जाएगा, यहीं सैटर्न और वीनस बैठ जाएंगे तो विष दोष बन जाएगा। यानी जब दो प्लैनेट किसी भी घर में बैठते हैं तो वो योग या दोष लाजमी बनाते हैं, अच्छा या बुरा रिजल्ट लाजमी देते हैं। इसलिए 7th हाउस में अलोन प्लैनेट सबसे अच्छा रहता है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर 7th हाउस में आपके कोई प्लैनेट ही नहीं है तो भाई आप ये देखें कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, और जहाँ बैठा है वो किस प्लैनेट में होकर बैठा है, कंजक्ट होकर बैठा है या अलोन बैठा है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। किसी को भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो वो मेरे फेसबुक लिंक पे जा सकते हैं, मैसेंजर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन सर्विसेज है पाकिस्तान से बाहर तमाम क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक